अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बच्चे, डिस्कनेक्ट होगी होगी थी वीडियो, सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम थे यहाँ पर कि जो फॉल ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप किस तरह से हुई। बच्चे, जो मिलिट्री थी वो मिलिट्री ओनली ऑर्गेनाइज्ड जो डिपार्टमेंट था पाकिस्तान के अंदर, वो हैविंग क्वालिफाइड एंड स्किल्ड मैन पावर के साथ वो मिलिट्री थी। ठीक है, मिलिट्री ने 1947 से लेकर 1958 जब फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था उस वक्त जो है वो उसने बहुत ज़्यादा जो ट्राइड हार्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पाकिस्तान। लेकिन फाइनली जब वो बच्चे फेल हो गई तो उस वक्त 1958 के अंदर जो है वो जर्नल इसमें फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया गया था बाय जनरल अयूब खान की तरफ से। और सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था बच्चे, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सर्विलेंस ऑफ आर्मी आया था, जिसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और कोई भी पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए थे। और पहली बार जो है फर्स्ट एवर जब अयूब खान का टाइम पीरियड आया था तो उस वक्त बच्चे फर्स्ट एवर टाइम जो लोग थे वो अपनी वो जो वोट का राइट था उससे डिप्राइव किए गए थे, जिससे रूलर एंड रूल के बीच में एक गल्फ जो है वो पैदा हो गई, जो कि बाद में काफ़ी जो है वो जो सिविल मिलिट्री टाइज थी पाकिस्तान में ख़राब होने में इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया था। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या हुआ, अयूब खान ने क्या किया था, उसने बेसिक डेमोक्रेटिक क्रेसिस ऑर्डर दिया था 1959 के अंदर। 1958 के अंदर उसने मार्शल लॉ लगाया और 1958 के अंदर उसने बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर दे दिया था। ठीक है। अब वो क्या करता था बच्चे, उसने ना जो सिकंदर मिर्ज़ा पहला पाकिस्तान का जो है वो प्रेसिडेंट था, सिकंदर मिर्ज़ा, उसके जो है वो बच्चे उसने उसकी लाइन को फॉलो किया। अब सिकंदर मिर्ज़ा क्या कहता था बच्चे, सिकंदर मिर्ज़ा ये कहता था कि जो है वो मेजर जनरल, बिकॉज वो भी एक मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग रखता था, तो उसने कहा था कि इलिटरेट मैसेज आर नॉट बाउंड टू एक्ट फुलिशली। ठीक है, सिकंदर मिर्जा के अकॉर्डिंग क्या था कि इलिटरेट मैसेज आर नॉट बाउंड टू एक्ट फुलिशली, having no training in democracy, they could not run democratic institutions but need a controlled democracy। लाइक अब ये उसकी लाइन थी और इस लाइन को किसने फॉलो किया, इसने अयूब खान को फॉलो किया। और इसने बच्चे क्या किया था, टोटली जो उसके ओपोनेंट थे, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप आए, या जहाँ पे जो इसको लगा था कि वो मेरी अपोजिशन में है, उसको इसने इम्पोर्टेंट जो हाई रैंक्स था वहाँ पे इसने अपॉइंट नहीं किया था। किसी भी एक को बीडी मेंबर एज ए इसने अपॉइंट नहीं किया था। अब ये बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, इसके ऊपर हम अनदर लेक्चर रखेंगे। अभी आज का हमारा फोकस है सिविल मिलिट्री टाइज पे, तो इसी पे हम रहते हैं। उसके बाद बच्चे क्या हुआ कि अयूब खान ने अपना जो दे दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया होल्ड याहिया खान को 1969 में। और उस वक्त जो डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था वो टोटली अरूज पर पहुंच चुका था और दूसरी तरफ भुट्टो जो एज ए सिविलियन लीडर भी सर उठा रहा था। अब जो याहिया था, याहिया ने ये डिसाइड किया कि वो एक फेयर इलेक्शन करवाएगा कंट्री के अंदर। उसने एक बीच में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था और उसका ये था कि जो ये एक सिविलियन गवर्नमेंट, पीसफुल सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में कायम की जाए। लेकिन इससे पहले कि एक उसकी विश के अकॉर्डिंग एक सिविलियन गवर्नमेंट कायम होती, डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो गया 1971 के अंदर, और हम जो अपना ईस्ट विंग था पाकिस्तान, अपना ईस्ट विंग खो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट कायम हुई भुट्टो की और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। लेकिन उसमें भी जो बजाय जो है वो इसके कि सिविलियन जो लीडरशिप है उसको हेल्प आउट किया जाता, उसको जो है वो डिफरेंट कॉन्स्पायरेसी के ज़रिए उसको गिराने की कोशिश की गई। उसके ऊपर ये ब्लेम जो है वो लगाया गया कि डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सिविलियन लीडरशिप उसका हाथ है। और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे डोमेस्टिक नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि जो है वो अगेन ज़िया-उल हक 1979 के अंदर इसने मार्शल लॉ इम्पोज़ कर दिया। अब जो बच्चे ज़िया-उल हक था, इसने भी अयूब खान की लाइन को फॉलो किया। इसने तमाम जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो फैमिलीज़ थी उसको इसने अपॉइंट किया, पर्टिकुलरली वो लोग बच्चे जो कि सपोर्ट करते थे ज़िया-उल हक का मिलिट्री जो रजीम है उसको, इसके रेन को, इसका टाइम पीरियड को जो सपोर्ट करते थे उसको इसने अपॉइंट किया। और टोटली वो जो लोग जो ओपोनेंट थे उन सबको इसने डिसक्वालीफाई कर दिया था और एक लोकल बॉडी इलेक्शन अथॉरिटी कायम की थी, जिसका काम ये चीज़ होता था कि लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाए जाएँ। अब ये पर्पज़ इसका क्या था? ये इसने किया था कि जो है वो एक
जो ट्रस्ट डेफिसिट कायम हो गया था जो अयूब खान के टाइम पीरियड पे और याह्या खान के टाइम पीरियड पे, वो थोड़ा सा उसको किया जाए। फिर ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन, इसने इस्लामाइजेशन को लेके आया था, और इसी टाइम पीरियड के अंदर 1979 के अंदर यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, और पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशंस थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए, और वहाँ पे इस्लामाइजेशन परवान चढ़ती रही, और उन्होंने भी जो पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप थी, बिकॉज वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रही थी, तो फिर उन्होंने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया। ठीक है। लेकिन फिर क्या था कि 1989 के अंदर जो है वो ज़ियाउल हक को एक प्लान क्रैश के अंदर मरवा दिया गया। हालांकि उसका जो इरादा था वो बाकायदा एज जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसका इरादा था कि वो फेयर ओपन इलेक्शन करवाएगा, और उसके बाद जो एक सिविलियन गवर्नमेंट एज ए खुद को सिविलियन लीडर के तौर पर लेके आएगा। बट इससे पहले कि उसके साथ ऐसा होता, उसका एक प्लान क्रैश के अंदर डेथ होगी, और देन जो है वो एक स्टैंड स्टिल का टाइम पीरियड जो है वो हुआ। उसमें पीएमएल जो है वो मुस्लिम लीग, और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी इनमें जो इसका लीडर था वो अपना टेनोर पूरा नहीं कर सका, और इस डोल ड्रम कंडीशन के अंदर जो है वो 1999 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ एंड अदर जो है वो उसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब जो परवेज़ मुशर्रफ था बच्चे, उसने क्या किया था, उसने 7 पॉइंट एजेंडा दिया था टू फिक्स द कंट्री। अब उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर, कि वो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो पावर को डिवॉल्व किया जाए, ट्रांसफ़र करिए किया जाए, जिसके लिए उसने लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, काउंसलर्स, नाज़म, नायब नाज़म, और ये इसका जो पर्पस था वो एक लॉयल्टी पर प्रोड्यूस करनी थी एट लोकल लेवल पर। ठीक है। तो ये जो है वो मुशर्रफ ने किया। लेकिन 2008 तक जो है वो मिलिट्री बच्चे वो करती रही, इसमें रूल करती रही। उसके बाद मुशर्रफ ने सेम एज़ जो ज़ियाउल हक चाहता था कि वो अपने आप को एक सिविलियन लीडर के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, परवेज़ मुशर्रफ ने भी ऐसे ही किया। इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस करवाने के बाद जो चाहता था कि जो पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री टाइज जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, और एक पीसफुल सिविलियन गवर्नमेंट कायम हो जाए, डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़ने लगे और सक्सेसफुल हो जाए। तो 2008 के अंदर जो इसको उसके बाद नेक्स्ट सिविलियन लीडर आसिफ अली जरदारी आए, और इसको इसके ऊपर हाइट रीजन का केस लगा के इसको जो है वो उतार दिया गया, और उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में सक्सेसफुली चल रही। अब जो पीसफुल ट्रांजिशन हो चुकी है, उसके बाद जो है वो 3 पीरियड्स जो हैं वो बच्चे डेमोक्रेसी अपने कंप्लीट करने जा रही है। बट यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस में बच्चे के जो सिविल मिलिट्री जो टाइज़ हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, अब तो जो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके बाद जो लास्ट मार्शल लॉ था 1999 में हुआ, उसके बाद अब तक 2021 आ गया है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगा, और अब जो है वो सिविल मिलिट्री टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके जो कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं जिनको फर्दर जो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनमें सबसे पहले है बैलेंस रिलेशंस। एक बैलेंस रिलेशंस होने चाहिए, इनमें हार्मनी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोथ मिलिट्री ऑफिसर्स भी और सिविलियन ऑफिसर्स भी। बच्चे ये किस तरह से हो मिलिट्री ऑफिसर, और उसमें ये चीज़ है कि जो मिलिट्री इटसेल्फ वो क्या करे कि बच्चे वो एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करे किन के खिलाफ, अगेंस्ट दोज ऑफिसर हु वायलेट द मिलिट्री कोड। ठीक है। जो मिलिट्री कोड को वायलेट करते हैं उनके ऊपर वो अपनी प्रोसीडिंग खुद ही इनिशिएट करे। उसके बाद सिविलियंस का जहाँ तक क्वेश्चन है, तो जो सिविलियन गवर्नमेंट है शुड इनिशिएट प्रोसीडिंग against those politicians who collaborated with military officers। ठीक है, टू इम्पोज मार्शल लॉ, कि वो उनको उनके जो कोलैबोरेशन करती है, जो उनको हेल्प आउट करती है, उसके ऊपर करे। तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल मिलिट्री डाकोटमी होनी चाहिए। बच्चे पॉलिटिकल मिलिट्री डाकोटमी से मतलब ये कि मिलिट्री को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। मिलिट्री का काम ये चीज़ होता है कि उसने डिफेंस को मेंटेन करना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मेन करना है, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करना है, फॉरेन अग्रेशन से बचाना है। उसे चाहिए कि वो वहाँ पर फोकस करे। और अगर स्टेट को और स्टेट के लोगों को, सिटीजन्स को, पाकिस्तानी को आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो एज ए वो ह्यूमन असिस्टेंस उसमें पार्टिसिपेट करें, क्लैमिटीज़ के टाइम पर, नॉट रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के टाइम पर अपनी कंट्री को तनहा नहीं छोड़ें। लेकिन जो मिलिट्री पॉलिटिक्स के अंदर जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है वो सिविल मिलिट्री टाइज को जो है वो इम्बैलेंस करती है।
फिर यहाँ पे बच्चे मैंने ये लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स फार्मूला ऑफ मिर्ज़ा असलम बेग। बच्चे मिर्ज़ा जो असलम बेग था, इसने एक 3 पॉइंट फार्मूला दिया था सिविल मिलिट्री रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसने क्या कहा था? इसने कहा था पहली बात ये कि मुशर्रफ जब 2008 के अंदर उसे उतारा गया था तो उसके ऊपर हाई ट्रीजन का केस लगा दिया गया था। अब बच्चे हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसका आर्टिकल 6 है। उसके अंदर हाई ट्रीजन है, उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तो हाई ट्रीजन इज़ ए गद्दारी केस, ठीक है? तो उसने कहा था कि पहली जो है पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री टाइज तभी ठीक हो सकते हैं जब ये मुशर्रफ के ऊपर से हाई ट्रीजन का केस उठा लिया जाए। दूसरा ये कि पैमरा जो है, पैमरा वो ये कोशिश करे कि कोई भी ऐसा शो जो कि आर्मी के अगेंस्ट हो उसको टेलीकास्ट नहीं करे, ठीक है? जिसमें आर्मी को क्रिटिसाइज़ किया जाए, जिसमें आर्मी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए। फिर जे दूसरी बात ये कि जो लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जो रियोटिक्स देते हैं, र्यूमर्स देती हैं डिफरेंट जो आर्मी के लिए, उनको चाहिए कि वो भी उनके साथ कोलैबोरेशन करें, कोऑर्डिनेशंस करें। तो इस तरह से सिविल मिलिट्री जो टाइज़ हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। बट बच्चे अगर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ तो अभी जो करंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है पाकिस्तान का, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर है। जो लास्ट मार्शल लॉ लगा था वो 1999 के अंदर लगा था और ये ख़त्म हो गया था 2008 में। अब 2008 के बाद 2021 तक पीसफुल ट्रांजिशन है, बाकायदा फेयर एंड जो है वो साफ जो है इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद पावर जो है ट्रांसफ़र की जाती है न्यू लीडर्स को, जो है वो अंडर एक जो एक स्किल्ड और एक विजनरी जो है लीडरशिप चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही के अंदर बच्चे। तो फिर ये है कि अभी जो है सिविल मिलिट्री टाइज स्ट्रॉन्ग है लेकिन इनको फर्दर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बाहर की फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को इम्बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। वो सिविल और मिलिट्री जो जैसे अभी रिसेंटली जर्नलिस्ट हैं उनका एक इंसिडेंट हुआ जिससे एलिगेशंस लगाई गई मिलिट्री के ऊपर और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर लगाई गई कि वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है कॉन्स्पायरेसी होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होती है एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से। तो अगर हमने अपने सिविल मिलिट्री टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें आपस में कोऑर्डिनेशन, हार्मनी पाकिस्तान और जो ये सिविल डिपार्टमेंट और सिविलियन जो डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, सिविलियन डिपार्टमेंट, उनको बीच में रखनी चाहिए ताकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सके। अगर बच्चे सिविल मिलिट्री डिपार्टमेंट जो हैं वो आपस में इनमें हार्मनी होगी तो पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और जब किसी कंट्री के इदारे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बाकी जो मशीनरी है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिवली रन करती है, जो फेडरल लेवल से लेकर प्रोविंशियल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक। सो बच्चे ये था सिविल मिलिट्री टाइज़ और उसके बाद कंक्लूजन है। इससे रिगार्डिंग अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से लाज़मी पूछिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।